तो स्वागत है आपका मॉडल सेट के 5वीं सीरीज में। लेकिन मॉडल सेट 4-5 चालू करने से पहले जो एक क्वेश्चन आपका मैं कल छोड़ दिया था, जिसका हम लोगों ने आंसर नहीं किया था, उसको पहले देख लेते हैं। यही क्वेश्चन था वो। तो इसका देखिए क्या है, प्रश्न आसान था लेकिन थोड़ा उसमें समझ नहीं आ रहा था करना क्या था इसका। लेकिन आप एग्जाम में ज्योमेट्री वाले प्रश्न को नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आप उसी प्रश्न को बनाएंगे क्योंकि आपके पास 100 विकल्प रहने वाले हैं, आप 50 का आंसर करना है, तो आप दो चीज़ नहीं बनाएंगे। एक ऊंचाई दूरी वाले सवाल को छोड़ दीजिएगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको आसान प्रश्न ऐसे ही मिल जाएंगे 50। और इस टाइप के जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़ा अगर समझिएगा तो बना लीजिएगा, वरना इसको आप छोड़ दीजिएगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन होगा क्या राइट में। वैसे वो प्रश्न ही अच्छा है, वो तो बुरा नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना, ये त्रिभुज का सवाल है पूरा, ये एक्स का मान कितना होगा। तो अगर त्रिभुज के अंदर तो हम लोग जोड़ लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों के अंदर अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। लेकिन ये त्रिभुज के बाहर कौन है, बाहर यानी बहिष्कोण है। सोचिए, और इसका एंगल भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसका दिया है। आप सोचिए यहाँ से यहाँ तक 110 है, कितना है 110। अगर ये इस पर आके मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 180 बन जाएगा पूरा कितना बन जाएगा 180। अब 180 बन जाएगा, ये इतना आपका 180 बन जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो सोचिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक आकर ये 180 बन जाता, लेकिन है कितना, यहाँ से यहाँ तक 110 हो गया है। यहाँ 180 में होने में कितना कम है, 110 हो चुका है, यानी 70 कम है। कितना कम है, 70। तो आपको चलिए अंदर का एक कोण पता चल गया कि 70 है ये, ओके। अब देखिए, अब त्रिभुज के अंदर का दो कोण पता हो गया कि ये 70 है और ये 80 है, और ये बहिष्कोण का मान निकालना है। तो आप 9th क्लास में पढ़े ना कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण का मान लीजिए x दिया है, वो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा थ्योरी 9th क्लास में कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब अंतः कोण जोड़ दीजिए, एक है 80 और एक क्या है अंतः कोण में 70, हो गया आपका आंसर x बराबर 150, और ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मॉडल सेट 5 हम शुरू करते हैं। चलिए मॉडल सेट 5 शुरू करते हैं। आज वो जो क्वेश्चन अभी दिखाया आपको, मैं जो मॉडल सेट 4 का क्वेश्चन अपने छोड़ा था कल, उसका अपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, आपको अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा। इस टाइप को तो आपको आंसर पता होगा क्या हो गया। 1 नंबर का आंसर आपको पता चल गया है कि क्या होने वाला है, क्योंकि आपने मेरा ट्रिक पढ़ा होगा कि आपने ऊपर 36 डिग्री देखा, नीचे 54 देखा, 36 और 54 को जोड़ने पर 90 हो जाता है। आँख बंद करके अगर कोई भी एंगल जोड़ते हैं, उसको जोड़ने पर 90 होता है। क्वेश्चन गुना में रहे या क्वेश्चन भाग में रहे, आपको आंसर एग्जाम में करना है 1। दिए गए आंकड़े का माध्य क्या होगा, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या उतना से भाग दे दिए। संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 से भाग देना है। कितना में सबको जोड़ के, तो जोड़िए 1 और 5 6, 6 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, ऑप्शन डी। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, अनंत। अनंत बोले तो अब अनंत ऑप्शन में नहीं है, अनेक है, अनेक हो गया। अनंत, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक एक ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण π/3 है, तो π/3 रेडियन है, तो समूह कोण का मान होगा, कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन है, देख चक्रीय मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज आपके पास, समूह कोण क्या होता है, एक सामने के कोण को समूह कोण बोलते हैं। ये समूह कोण हो गया, इसका बी का समूह कोण डी हो गया। बोलते हैं कोई एक कोण जो है, कोई भी एक कोण आप ले लीजिए फ्री है, वो π/3 रेडियन है। कितना है, π/3 रेडियन। चलिए इसको पूरा कन्फर्म कीजिए, कितने के बराबर हो गया। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 रेडियन के बराबर। बट्टा में कितना है 3, काटिए 60। अब चलिए कोई भी कोण एक आप 60 ले लीजिए, मान लीजिएगा अपने इसी को मान लिया ये 60 है, ठीक। वो तो दिया है कि π/3 रेडियन। अब π/3 का वैल्यू कितना है, π/3 रेडियन का 60 डिग्री आया, यानी 60 डिग्री दिया आपको। तो पूछा समूह कोण का मान कितना होगा। समूह कोण का मान क्या होता है, समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो जोड़िए समूह कोण, एक समूह कोण आपका x हो गया, दूसरा समूह कोण क्या है इसके c है, यानी बी एक का समूह कोण क्या है, c है। चलिए मान लीजिए कि x ही है, आपने x ही मान लिया, और इसका योग कितना होता है, 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मान निकाल दीजिए, आ गया आंसर आपका 180 बट्टा में इधर प्लस में 100 है, तो इधर लाइए माइनस में 60, मेरे प्लस में 60 है, इधर माइनस में 60, घटा लीजिए। 180 में से 60 का कितना बचा, 120 डिग्री। आपका आंसर राइट है, ठीक है। चलिए अब आप प्रश्न देख रहे हैं कि देखिए अब मजा आ गया आपको। ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है, ये भी आंसर पता है आपको कि यहाँ π/3 रेडियन था। अभी तुम्हें पता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। छठा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देख लिया आपने, 60 + 60 cos 60 डिग्री + 1 बट्टा में है cos 60 डिग्री -1 का अनुमान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यही प्रश्न है।
देखिए सिर्फ क्या है, डिग्री याद है ना, सवाल में दम ही नहीं है। लेकिन अगर आप याद नहीं किए हैं इसको, अगर आप इस सारणी को याद नहीं रखे हैं, तो आपको एग्जाम में कम से कम 4-5 प्रश्न छूटने वाले हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास समय है, कितना दिन समय, जब से मैं शुरू से वीडियो बना रहा हूँ तभी से बोल रहा हूँ, कम से कम मैं शायद नवंबर में वीडियो डालना चालू किया हूँ, तब से बोलते आ रहा हूँ कि आप याद कीजिए। बहुत सारे बच्चे याद कर लिए हैं, खुशी की बात है, आपको भी याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है ना, तो कर लीजिए, एक दिन में इसको याद कर लीजिएगा, साइन वाला का वैल्यू, एक दिन कॉस वाले का डिग्री याद कर लीजिएगा, एक दिन tan का, अरे 2-3 दिन में याद कर लेंगे, आपके पास समय है अभी। चलिए cos 60 का मान चेक कीजिए, होता कितना है। cos 60, ये 60 रहा और ये cos 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 बन गया। आपको याद होता है तो आप बना लेते सवाल को। मैं इसलिए दिखाता हूँ बार बार कि इसको आप याद कीजिए, देखने से याद हो जाता है। लिख के रखिए अपने घर पे, जहाँ सोते हैं वहाँ पढ़ते हैं, इसको एक टेबल बना कर लिख लीजिए इसको। कितना आपने देखा, cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, हो गया। cos 60 नहीं लिखे, आप उसका मान लिख दिए, यहाँ प्लस में 1 है, प्लस में 1 लिख दिए, फिर cos 60 है तो 1/2 लिख दिए, यहाँ -1 है तो फिर -1 लिख दिए, बना दीजिए। क्या होता है, ये बटा का जोड़ है, क्या होगा, एलसीएम में 2 है, 2 के बार में 2, 1 बार में तो 1 का 1, यहाँ कुछ नहीं तो आपको रस गुना कर दीजिए 1 में 2 से, ऐसे ही पूर्णांक का जोड़ बनाते हैं आप। यहाँ भी ऐसा ही आएगा, सिर्फ अंतर है कि यहाँ माइनस में है तो ऊपर जुटेगा 2 1 3/2, और बटा में क्या है, यहाँ 1 में से 2 गया -1 बटा में 2, ये भिन्न के भाग है, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और बच गया क्या, 3/-1। तो नीचे आप 1 लिखते नहीं हैं तो आपका आंसर हो गया -3। सवाल में दम में नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन देखिए मस्त सवाल है ये, आपके एग्जाम में बिल्कुल रहने वाले हैं इस टाइप के सवाल। हो सकता है क्या करेगा, सवाल बदल देगा, आप बना लीजिएगा आपकी, क्योंकि आपने तो डिग्री पूरा वैल्यू ही याद किया है। एक चलिए इसको बनाते हैं, बस इसका सूत्र याद है तो ये भी सवाल आसान है, बहुत मस्त मस्त प्रश्न है इसमें। चलिए सवाल पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। कितना कितना, मूलों का योगफल दिया है 2 और मूल का गुणनफल दिया है -15। बस द्विघात बहुपद क्या होगा, आप इसको याद रखेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये वाला, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल, यही फार्मूला। द्विघात बहुपद पूछे, द्विघात समीकरण पूछे, आप ऐसा ही बना सकते हैं। मान बैठा ये x² मूलों का योगफल, माइनस का माइनस मूलों का योगफल दिया गया है 2, यहाँ क्या है x, तो x हो गया, प्लस है प्लस लिखिए, मूलों का गुणनफल चेक कीजिए, -15 दिया है, -15 दिया है, हो गया। आंसर आ गया आपका x² - 2x प्लस माइनस माइनस 15 का 15, आपका आंसर राजी है। कितना टाइम लगता है, सूत्र याद रखिए, गर्दा उड़ा दीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर x² 80 में मिल जाएगा। कौन परिमेय संख्या, कितना बार बना चुके हैं आप, ये वाला है बी वाला, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, फिर बचेगा 2/1 परिमेय संख्या, बाकी का तो वर्गमूल होता नहीं है, अपरिमेय है, इसका वर्गमूल होता ही नहीं है। कौन बहुपद नहीं है जिसके बट्टे में x होगा, ये वाला ऑप्शन सी है, क्योंकि जिसका घात बट्टे में आ गया यानी माइनस में हो गया, वो कभी बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यूक्लिड विभाजन 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में किससे परिलक्षित करता है, मौसा को। यूक्लिड विभाजन आप एल्गोरिथम किसके लिए करते हैं अप्लाई, एचसीएफ के लिए, मौसा। त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, यह प्रमेय किसने दिया था, किसने प्रतिपादन किया था, किसका कथन है, तो ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस, ऑप्शन सी। 2 ये भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि आपने इसको देख लिया पिछले वीडियो में नहीं, आपने 2-3 बार इसका सॉल्यूशन देखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी कराया हूँ, वहाँ भी क्वेश्चन है। क्योंकि 2 धनात्मक पूर्णांक कोई a और b दिया गया है और उसका पूछ लिया है कि मौसा गुना लौसा क्या होता है, तो मौसा गुना लौसा क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, ये दोनों संख्या में गुना कर दीजिए, ये तो फार्मूला पढ़े आप। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पोलिनोमियल, ऑप्शन सी। 2 घात वाले को द्विघात कहेंगे, 3 घात वाले को त्रिघात, ये तो कुछ दिया ही नहीं है, तो 13 का ऑप्शन सी। त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप का आपको मैं बता दिया हूँ, ये वाला फार्मूला है x³ + bx² + cx + d, ये वाला, इसको भी मत जाइएगा भुला के, कि अब देखेंगे घात में 3 है तो आंसर हो गया, ये तो होगा ही नहीं, डी तो गलत है, कि घात में 4 है तो चतुर्घात है, घात में 2 है द्विघात है, 3 वाला एक आपको ये परेशान करेगा, और ये तो बिल्कुल आप कंफर्म इसको याद रखेंगे, x³ माइनस ये प्लस bx² + cx + d, इसमें 2 ही पद है, त्रिघात वाले में 4 पद आपको आना चाहिए। एक रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है,
आपको मैं लिखवा दिया हूँ इसका फार्मूला। ये वाला होता है विरोधी युग्म होता है जिसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि विरोध करेगा, जब उसका हल ही नहीं होगा तो विरोध करेगा। ठीक, वैसे आपका इसका 3 कंडीशन है, मैं दिखाता हूँ, इसको आप याद रखेंगे। देखिए ये 3 कंडीशन यहाँ लिखा हूँ, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन कन्फ्यूज करता है आपको बहुत। इसके प्रॉब्लम है ना, 2-3 नाम से पूछता है सवाल। चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पर। अगर पूछ ले कभी आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, चाहे पूछ ले A1/2 ये कैसा होता है, तो बोलिएगा इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है यानी इसका एक हल होता है। अद्वितीय हल बोलिए, एक हल बोलिए। पूछ देगा कि इसकी रेखा कैसी होती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। पूछ सकता है किस समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तो अद्वितीय हल वाले का। ठीक, इसका ये फार्मूला होता है। या पूछ देगी अविरोधी युग्म समीकरण कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे यही वाला A1/2 नॉट इक्वल B1/2, जिसका कोई रेखा कैसी हो, यहाँ रेख लिखा गया है, रेखा होना चाहिए। आ का मात्रा छूट गया है, आप इसको आ कर लेंगे, मैं कर देता हूँ। ये रेखा, जिसकी रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक, एक कंडीशन याद रखेंगे A1/2 B1/2 नॉट इक्वल C1/2, इसकी रेखा कैसी होगी, समानांतर होगी। इसका हल पूछेगा तो कोई हल नहीं होगा। और यही वाला है विरोधी युग्म, जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसकी हाँ ऐसे ही पूछ सकता है कि कैसा समीकरण युग्म है, तो असंगत समीकरण युग्म है, विरोधी युग्म भी इसको बोलते हैं। एक और ये कंडीशन याद रखेंगे आप, बस इसमें से आप एग्जाम में ले लीजिए। आपका 2022 के पेपर में रहेगा तो रहेगा, आप जाके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन रहने ही वाला है, तीनों में से एक प्रश्न रहेगा फिक्स 100%। A1/2 नॉट इक्वल, ये तीनों अगर कंडीशन बराबर हो जाए तो क्या होती है, इसका भी याद रखेंगे। आश्रित युग्म या संगत होती हैं। रेखा कैसी होती है, संपाती रेखा होती है। समीकरण युग्म कैसा होता है, तो आश्रित युग्म होता है या संगत युग्म होता है। ठीक है ना, आश्रित युग्म हो गया बस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट आ गया है। इसी मॉडल सेट में हम लोग 1 या 2 बार आए, तो इसको हम नहीं करेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन हो चुका है। 3/4 है, आप यहाँ से साइन का सूत्र है P/H। P का मान 3 है, H का मान 4 है, आप P निकालेंगे, P का मान आएगा √7। अब कॉस का मान सूत्र का था B/H, तो ये आपका √7, ये रहा ऑप्शन सी। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, अंतर्विभाजन सूत्र है, ये वाला ऑप्शन ए हो गया। सब रिपीट क्वेश्चन है, ये वाला ये भी हो चुका है। लेकिन अब फिर देख लीजिए, यहाँ साइन 22 है, यहाँ भी कॉस 22 है, तो सूत्र क्या हो गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ऑप्शन ए। सार्वंतर क्या होगा, घटा लीजिए किसी में से, 3 + √2 में से खाली 3 घटाएंगे तो खाली बचेगा √2, ऑप्शन बी हो गया। घटा लेना है सिर्फ, सार्वंतर ऐसे ही निकालते हैं ना आप। दूसरा पद में से पहला पद घटा दें। दूसरा पद क्या है उसमें देखेंगे आप, 3 + √2 है, A2 - A1, ये नहीं सार्वंतर का फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का। A1 क्या है, A1 का पहला पद 3 है, ये कट गया, खाली बच गया √2। चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है, पिछला ही वीडियो में देखे थे आप, इसका भी आंसर आप कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4/2 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो यहाँ से कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, 2 वृत्त है, देखो और वृत्त कर दीजिए बट्टा में। समझने के लिए इसको आप r1² लिख लीजिए। इसका अनुपात कितना दिया है, 4/2, यानी 4/2। 4/2 का मतलब होता है 4, इसका मतलब बट्टा में बदलिए और 2, 4/2, तो पाई से पाई कट गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आएगा दोनों पर, यानी बच जाएगा R1 R2, तो ये आएगा 4 के अनुपात में, और ये आएगा 2। 4 का वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल होता ही नहीं है, तो √2/√2, 2/√2, आंसर क्या आया, 2/√2। इसको जब अनुपात बदलेंगे 2, ये बदल जाएगा अनुपात में, और ये √2 है तो यहाँ आ गया, तो ये आंसर आना चाहिए जो हाँ दिख रहा है ऑप्शन डी में। इस भी क्वेश्चन का मैं ट्रिक सिखा दिया हूँ। अभी तो देखे थे पहला ही क्वेश्चन, डिग्री जोड़िए, 48 है 42 है, तो 90 हो रहा है। क्वेश्चन गुना में है, देखिए यहाँ गुना होता है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो गुना होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो समझिएगा ये गुना का चिन्ह है, पॉइंट है। तो जब संख्या गुना में रहे या भाग में रहे सवाल, और उसका दोनों एंगल जोड़ने पर 90 होता है, तो आंसर क्या करना है, 1, ये वाला ए हो गया। माध्यिका क्या होगी, आसान प्रश्न है, यही क्वेश्चन है। इसके बोल रहा है कि माध्यिका क्या होगी, यानी माध्यक क्या होगा इसका, यानी मीडियन क्या होगा। क्वेश्चन कैसा भी रहे इसको पहले आप अरेंज कीजिएगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। कहने का मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इस पे अब जिक्र भी पूछा गया था आपसे कि किसी के आंकड़े को आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में बढ़ाते हैं, तो जो बीच की क्या निकालने के लिए, जो बीच की संख्या निकलती है क्या होती है, तो माध्यिका निकालने के लिए। तो चलिए सबसे छोटी संख्या 1, इससे बड़ी संख्या मैंने लिख दिया 2, इससे बड़ी संख्या 3 होती है, ऑप्शन में 3 नहीं है, ऑप्शन बचेगा 4, 4 से बड़ा क्या है 5, इससे बड़ा क्या है 6,
और इससे भी बड़ा क्या है 7। ये हो गया आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। और है कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 7 6 5 4 2 1, तो भी आपका आंसर आने वाला था। या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में। अब कैसे माध्यिका निकालते हैं, बीच का संख्या छांटिए। तो कैसे छाटेंगे, 1 2 3 4 5 6 है। अगर आप 3 इधर छाटेंगे 3 इधर छाटेंगे तो बीच में कोई बचेगा नहीं। तो क्या कीजिए, एक इधर से छोड़ लीजिए और एक इधर से, बीच में क्या बचेगा 4 और 5। जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और इसका आधा कर दीजिए, यही हो गया 4.5 होगा, यानी 4.5 होगा। 9 का आधा कितना होगा 4.5। ऐसे ही बनाएंगे तो भी आंसर आई जाएगा। आपने 2 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, बीच की संख्या बचा 5 4, इसको जोड़ेंगे तो 9, 9 का आधा क्या होता है 4.5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था ये 23। हाँ, ऑप्शन डी हो गया। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि समान हो जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक क्वेश्चन है, बोलता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर समान हो जाए, मतलब बराबर हो जाए किसके, परिधि के, हो गया। तो त्रिज्या का मान क्या आना चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमारा पाई से पाई कट रहा है, काट दिए। यहाँ 2 आर है तो 1 आर कट गया, यहाँ कोई त्रिज्या नहीं बचा, यहाँ बचा 1 त्रिज्या और क्या बचा 2। अरे भाई कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन का ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आता होगा। शायद आपने ऐसा ट्रिक पढ़ा होगा तो शुक्रिया। अगर नहीं सीखे हैं आप, तो आप पहली बार देख रहे हैं इसको, आपको अच्छा लगता है, ज़रूर लाइक वाला बटन दबाइएगा और इसको शेयर ज़रूर करेंगे अपने। इसका भी आंसर आपको पता है, ट्रिक सिखा दिया हूँ ना भाई आपको, मैं तो आपको ट्रिक सिखा दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, चलिए वीडियो रोक के लिख देते हैं। चलिए यही प्रश्न है, मैं सिखाया हूँ ना, एंगल जोड़िए 90 हो रहा है कि नहीं। 2 है तो 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को उसको गोली मारिए, खाली इसको जोड़िए 90 होता है कि नहीं। 8 2 10, 5 3 8 1 9, हो तो गया 90। तो जब 90 हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और ये क्वेश्चन गुना में है तो गुना चिन्ह दिए, इसका वैल्यू 1 आएगा। आंख बंद कीजिए, 2 दिया है क्वेश्चन में, 2 गुना 1 2 हो गया आंसर। तो 25 नंबर का आंसर आपने क्या किया 2, ऑप्शन सी में मिल गया आपको। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। आंख बंद कर लीजिएगा। जब भी प्राइम फैक्टर पूछे, यानी प्राइम नंबर वाले संख्या का मौसा पूछे, यानी एससीएफ पूछे, तो प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसका एससीएफ पूछे यानी मौसा पूछे, आंख बंद करके 1, चाहे 2 प्राइम नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 प्राइम नंबर हो, आंसर देखिएगा। एपी के क्रमागत पदों का अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, तो सार्वंतर है। लेकिन ऑप्शन बी में पदांतर भी दिया है, ये भी तो बोलते हैं हम। हाँ राइट है, बी और सी दोनों सही है। अरे ऑप्शन डी मिल गया आपको। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। अगर आप कोई बच्चा को, मतलब कोई थोड़ा सा, मतलब उतना गहराई से इस क्वेश्चन कोई बच्चा ना देखे, 100% गलती करेगा इस सवाल को, 29 नंबर को, क्योंकि देखने में लॉलीपॉप है। तो आप एक मुहावरा सुना है ना, चाहे गाना सुनते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसके आंसर आपको अपरिमेय का इशारा करेगा, ये बुलाएगा, आओ भाई कभी मत जाइएगा, इसके साथ जाइएगा। रीज़न क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ गलती क्या करेंगे बच्चे, अक्सर सोचेंगे कि √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। वो सोचेगा इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। नहीं भाई, मेरे सवाल में तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है। चलिए इसको देखिए क्यों नहीं होगा। √3 है, कोई बात नहीं। 12 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, √3 गुना √4 लिख सकते हैं क्या, नहीं 4 3 12। तो क्या हुआ, कट गया कि नहीं कट गया। अब क्या बचा, ऊपर है 1, अब बटा में √4। अब आप ही बताइए, 1 का वर्ग, 1 तो है ही है, 4 का वर्गमूल होता है कितना है, 4 का वर्गमूल 2। अब तो इसका वर्गमूल होता है, तो ये तो परिमेय संख्या बन गया। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप उससे भी ज़बरदस्त हैं। कितना भी तगड़ा पूछा आप उससे भी तगड़ा निकले। आप शेर के ऊपर सवा शेर हैं। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पहले से किए हैं तो कोई बात नहीं। और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा हमारे लिए करना होगा तो कोई आसपास के जो भी मोबाइल हैं, आपके घर वाले हैं, आप उन सभी मोबाइल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरे लिए आप समझिए कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ज़रूरत है मुझे। 1000 सब्सक्राइबर पुराना बहुत ज़रूरी था, मतलब कम से कम 6-7 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर में। तो आप आपसे ही होएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप जो भी करेंगे आप मेरे लिए आप ही करेंगे। मैं आपके लिए जो हो सके कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए करना है आप ही को। रैखिक समीकरण एवं आलेख कैसा होता है, रैखिक बोलते हैं कि रेख चर वाले को। अरे उसकी रेखाएं सरल होती हैं। वृत्त, चलिए अब तीसरी प्रश्न था, लेकिन 1-2 और कर लेते हैं, बाकी चलेंगे अगले वीडियो में कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², ऑप्शन बी।
किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटना और प्रायिकता का योग कितना होता है? प्रारंभिक घटना का मान होता है 0, प्रारंभिक घटना का मान 0 और अब निश्चित प्रायिकता का मान 1। 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1। तो ऑप्शन हो गया 1। क्या हो गया? 1। चलिए, समांतर संघ के सार्वंतर क्या होगा? घटा लीजिएगा, 1/2 में से 3/2 घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे? आप आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, 1/2 में से क्या घटा लेना है आपको? 1/2 में से 3/2 घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, तो बोलोगे सर क्या हम कंजूसी किए। 2 का 2 हो गया, 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 गया -2, कट गया एक बार में, -1 आया। कितना आया? -1। आप खुद से भी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। -1 ऑप्शन ए हो गया। 2 क्रमिक संख्याओं का HCF 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तब आप 2 याद रखेंगे। इसका तो आंसर 1 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहे 2 क्रमिक संख्याओं का HCF तो 1 मारेंगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का, क्या बोला? 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तब आप ऑप्शन 2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8। किसी का HCF निकालिए, इसका निकालिए या इसका निकालिए, HCF 2 आएगा। इसका निकालेंगे तो कट गया 2 बार में। इसका भी ट्राई कीजिए, 6 और 8 का HCF निकाल के देखिए। तो 6 का 6, 8 में 6 के 2, बट्टा में आएगा ये, फिर 6 इधर आएगा। ऐसे ही ना HCF बनाते हैं आप, 2, 3, 6 आया ना HCF 2। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछे तो अब 2 करेंगे। अगर आपसे सिर्फ पूछ ले कि ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 2 क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 1 होगा। लेकिन इसमें सम लगा दे तो आप बचे रहेंगे, ऑप्शन में उसका आंसर 2 हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर 1 है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज मैं ठीक किया हूँ कि वीडियो छोटा बना पाया हूँ, जो इसको जा रहा हूँ अपलोड करने के लिए। आपको वीडियो थोड़ा दिन मिल जाएगा, आप ज़रूर इसको देखिए। और देखिए, हर रात को मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, दिन भर। आप मेरी आवाज़ को थोड़ा सुनिए गौर से कि मेरी आवाज़ बैठी हुई आपको मालूम चलती है, क्योंकि अभी +2 वाले का और 10th वाले का आप भी जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक में आ रहा है। +2 वाले का तो बस 1-2 दिन और ही पढ़ाना है, उनका एक तरह से एग्ज़ाम चालू है। तो उनका 9 से 12 3 घंटा क्लास चलती है ऑफलाइन लगातार कंटिन्यू। फिर 12 से आपका चलाता हूँ 10वीं का लक्ष्य का। अगर आसपास के बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इम्प्रूव करना अपना नॉलेज, तो आप मेरे आइए ऑफलाइन क्लासेस में। आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो बच्चा है 10-15 दिन फ्री में पढ़ सकते हैं हमसे। आप आइए, आपसे मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा 10-15 दिन पढ़ाने के लिए। आइए आप फ्री में पढ़ लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर रहते, कहीं भी पढ़ते, कोई बात नहीं। आप 12 बजे से आइएगा। मेरा 10वीं कक्षा का ऑफलाइन क्लास चलती है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। इतना 3 घंटा आपको मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ। अगर आप मेरा गांव जो है भोकरा है, आसपास के कोई विद्यार्थी सब्सक्राइबर हैं, आप आना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है गुरुकुल कोचिंग में। नाम ही है गुरुकुल कोचिंग आश्रम। गुरुकुल का अर्थ ही होता है कि बच्चों को फ्री शिक्षा देना। लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या देते हैं? जीने के लिए कुछ, खाने पीने के लिए कुछ पैसे देते हैं, यानी गुरु दक्षिणा देते हैं, वही कबूल है। ज़्यादा पैसा कमाने की मेरी कोई लालसा होती नहीं है। ऑफलाइन में क्लासेस में मेरी चीप रेट होती है, सबसे कम फीस में पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ से जितने भी मार्केट में कोचिंग चल रही हैं, सबसे कम फीस में। गरीब छात्रों को तो फ्री में पढ़ाता हूँ। आप मेरे टैग ही चलता है कि गरीब छात्राओं को फ्री निःशुल्क शिक्षा। चलिए, माँ सरस्वती का प्यार बना रहे। ये मेरा आप सेट देख लीजिए, ऐसा है ये। एक LED दिख रहा होगा आपको, माँ सरस्वती का फ़ोटो दिख रहा होगा। और ये मेरा बोर्ड है, और ये आपका आप लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच बनाई गई है। ठीक, तो जो भी कुछ आपसे खर्च थोड़ा बहुत लिया आता है, आपके लिए ही लिया आता है। चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद। आप जम के मेहनत कीजिए। माँ पापा का नाम ऊपर करना है, अपने गुरु का नाम ऊपर करना है, गाँव का नाम रोशन करना है। ज़बरदस्त पढ़िए, अच्छा मौका है। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।